हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में रखे हैं 50 क्वेश्चन। 36 क्वेश्चन कल मैंने करा दिए थे, ठीक है। ये टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की वीडियो है, सारी शिक्षा से संबंधित है ये। और जो भी टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या आने वाली परीक्षा जो आईएलटी है उसमें भी करीब 7-8 हज़ार पद हो सकते हैं, आए हैं, तो उसमें भी फिजिकल की वैकेंसी होंगी। तो उसके लिए जो भी तैयारी करना चाह रहे हैं अभी से, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन की घंटी दबा सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियो पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला जो क्वेश्चन है वो है, शारीरिक शिक्षा शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो मांसपेशियों से होने वाले कार्य तथा उससे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है। किसका कथन है? जेबी नेस का, ओवरटूफर का, कैसिडी का या चार्ल्स ए बूचर का? तो 37 का आंसर होगा कौन सा? 37 का होगा इसमें जेबी नेस का है ये पता। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है 38वां क्वेश्चन। शारीरिक शिक्षा अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा मनुष्य को प्राप्त होते हैं। किसका कथन है? एच.सी. बक का है, ओवरटूफर का है, कैसिडी का है या चार्ल्स ए बूचर का है? तो 38 का आंसर होगा बी, ये ओवरटूफर का है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, शारीरिक शिक्षा पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वे ही शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। जिसका कथन है, ये किसका कथन है? कैसिडी का, एच.सी. बक का या पी.एफ. जोसेफ का या जे.बी. नेस का? तो 39 का आंसर होगा आपका ए, ये कैसिडी का कथन है। अगला क्वेश्चन है 40वां आपका। शारीरिक शिक्षा शिक्षा पद्धति का एक अभिन्न अंग है जिसका उद्देश्य नागरिकों को शारीरिक, मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक रूप से शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से सक्षम बनाना है। किसका कथन है? एच.सी. बक का, चार्ल्स ए बूचर का, प्रोफेसर लाक्सकी का या रूसो का? 40 का आंसर होगा बी, चार्ल्स ए बूचर का है। अगला क्वेश्चन देखिए। सुमेलित 41वां है। सुयोजित शारीरिक शिक्षा द्वारा मानव के स्वास्थ्य, उल्लास, योग्यता तथा चरित्र की दृढ़ता की भावनाएं स्थान लेती हैं। किसका कथन है? जी.एच. स्किनर का है, वाई.पी. जेम्स का है, पी.एफ. जोसेफ का है या एच.सी. बक का है? तो 41 का होगा इसमें डी, एच.सी. बक का है ये कथन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, शारीरिक निर्बलता हमारी अधिकांश विपत्तियों की जननी है। सबसे पहले हमारी युवकों को सबल बनाना चाहिए। धर्म तो बात की चीज़ है। तुम गीता पढ़ने की बजाय फुटबॉल खेलकर स्वर्ग के अधिक निकट पहुंच सकते हो। किसका कथन है? स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, अरविंद या जवाहरलाल नेहरू? तो ये कथन बहुत पूछा जाता है परीक्षा में, ठीक है। ये कथन जो है वो है आपका स्वामी विवेकानंद का, ठीक है। अधूरे से भी पूछ सकता है, यहाँ से यहाँ तक पूछ लेगा, ठीक है। 43वां क्वेश्चन देखिए। शारीरिक शिक्षा न केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव डालती है बल्कि शारीरिक क्षमता, मानसिक चुस्ती, परिश्रम, दल भावना, नेतृत्व, नियम का अनुसरण, विजय और पराजय में संभाव जैसी उच्च श्रेणी के गुणों के विकास में सहायता करती है। ये किसका है? किसका कथन है ये? तो ये जो कथन है किसका हुआ? मुरारी आयोग का है, कोठारी आयोग का, अरविंद घोष का या श्री राधा कृष्णन का? 40 का आंसर होगा इसमें ये बी वाला, ये कोठारी आयोग के द्वारा ये कहा गया था 1964-66 में। अगला क्वेश्चन देखिए। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? मनुष्य का शारीरिक विकास, मनुष्य का मानसिक विकास, मनुष्य का सामाजिक विकास या मनुष्य का सर्वांगीण विकास? तो शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है। अगला क्वेश्चन देखिए। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य के सर्वांगीण विकास करना है। इस विकास के प्रमुख 4 क्षेत्र कौन से होते हैं? सर्वांगीण विकास करना तो है इसका लक्ष्य, लेकिन 4 क्षेत्र हैं कौन कौन से इसमें? स्वास्थ्य, चरित्र निर्माण, नागरिकता और मनोरंजन। स्वास्थ्य, कौशल प्राप्ति, शारीरिक अनुकूलन और मानसिकता। स्वास्थ्य, खेल भावना, चरित्र निर्माण और कौशल। स्वास्थ्य, मनोरंजन, खेल भावना और सामाजिकता। तो 45 का आंसर होगा इसमें पहला। इसमें स्वास्थ्य होगा, चरित्र निर्माण होगा, नागरिकता अच्छा पर होगा और मनोरंजन करना। ये सारे 4 इसके क्षेत्र हैं।
40वां देखिए, अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सीलर एवं हर्बर्ट स्पेंसर ने, लॉर्ड केम्स एंड G.T.W. पैट्रिक ने, कार्ल ब्रूस ने या स्टेनले हॉल ने? अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत जो है सीलर और हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा दिया गया था। मनोरंजन का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मनोरंजन का सिद्धांत कार्ल ब्रूच, जॉन डीवी, लॉर्ड किम्स एंड G.T. पैट्रिक या प्रोफेसर मैकडूगल? तो मनोरंजन का सिद्धांत जो दिया था वो दिया था लॉर्ड केम्स और G.T. पैट्रिक ने। पूर्वाभ्यास का सिद्धांत किसने दिया? पूर्वाभ्यास का सिद्धांत किसने किया? प्रोफेसर मैकडूगल, कार्ल ब्रूच, जॉन डीवी या स्टेनले हॉल? तो 48 का आंसर होगा बी, ये कार्ल ब्रूच द्वारा किया गया था पूर्वाभ्यास का सिद्धांत। पुनः स्मरण का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? जॉन डीवी, अरस्तु, फ्रायड या स्टेनले हॉल? पुनः स्मरण का सिद्धांत, तो 49 का आपका आंसर होगा डी, स्टेनले हॉल द्वारा ये कहा गया था पुनः स्मरण का सिद्धांत। शुद्धिकरण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? शुद्धिकरण का सिद्धांत फ्रायड के द्वारा, अरस्तु, रूसो या प्रोफेसर मैकडूगल? तो शुद्धिकरण का सिद्धांत जो दिया गया था वो दिया था फ्रायड के द्वारा। ये चारों सिद्धांत बहुत इम्पोर्टेंट है तुम्हारी वीडियो के लिए। अगला क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत अरस्तु हैं, प्रोफेसर मैकडूगल हैं, टीपी नन है, जॉन डीवी हैं? 51 का आंसर होगा बी, प्रोफेसर मैकडूगल। खेल ही जीवन सिद्धांत की व्याख्या किसने दी? पीटी नन ने, सोएटियस को या जॉन डीवी या रूसो? खेल ही जीवन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया था जॉन डीवी के द्वारा। खेल ही जीवन है। किसी भी शारीरिक क्रिया या खेल से पहले मांसपेशियों के अनुकूलन के लिए किया जाता है। मानसिक अनुकूलन, वार्मिंग अप या लिम्बरिंग डाउन या इनमें से कोई नहीं? तो शारीरिक व्यायाम करने से पहले मांसपेशियों को गर्म करने के लिए किया जाता है आपका वार्मिंग अप, गरमाना। अगला देखिए, प्रतियोगिता या कठिन शारीरिक श्रम के पश्चात शरीर को सामान्य अवस्था में लाने के लिए किया जाता है। क्या किया जाएगा? लिम्बरिंग डाउन या थिसिल होना, लेटन, संतुलित आहार या मनोरंजन? तो इसमें किया जाता है लिम्बरिंग डाउन। किस क्रिया द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट और वसा का वर्क डाउन किया जाता है जिसके शारीरिक क्षमता में बढ़ोतरी होती है? भार प्रशिक्षण द्वारा, प्रदीप प्रशिक्षण द्वारा, एरोबिक क्रियाओं द्वारा, एनारोबिक क्रियाओं द्वारा? तो 55 का आंसर होगा सी, एरोबिक क्रियाओं द्वारा। 56वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एरोबिक क्रिया नहीं है? जॉगिंग नहीं है, साइकिलिंग नहीं है, कैलिस्थेनिक नहीं है या प्रदीप प्रशिक्षण नहीं है? तो 56 का आंसर होगा डी, प्रदीप प्रशिक्षण नहीं। कौन सी क्रिया एरोबिक और एनारोबिक दोनों है? तालबद्ध व्यायाम, जॉगिंग, साइकिलिंग या कैलिस्थेनिक्स? 57 का आंसर कौन सा होगा? 57 का आंसर होगा सी, साइकिलिंग। 48 का देखिए, किस एरोबिक क्रिया से शरीर की केवल सामान्य पुष्टि प्राप्त होती है? किस एरोबिक क्रिया से शरीर की केवल सामान्य पुष्टि प्राप्त होती है? कैलिस्थेनिक्स की, जॉगिंग, तालबद्ध व्यायाम या भार प्रशिक्षण? तो 58 का आंसर होगा आपका ए, कैलिस्थेनिक्स की। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, कौन सी एरोबिक क्रिया मुख्यतः मनोरंजन के काम आती है? कैलिस्थेनिक्स की, तालबद्ध व्यायाम, जॉगिंग या साइकिलिंग की? तो 59 का होगा बी वाला, तालबद्ध व्यायाम। उस विशेष व्यायाम को क्या कहते हैं जो डंबल आदि की सहायता से मांसपेशियां विशेष को शक्तिशाली बनाते हैं? प्रदीप प्रशिक्षण, जॉगिंग, साइकिलिंग या भार प्रशिक्षण? तो 60 का आपका आंसर होगा डी, इसे भार प्रशिक्षण कहते हैं। 61वां देखिए, भार प्रशिक्षण पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में किया गया? भारत में, इंग्लैंड में, जर्मनी या स्वीडन में? तो इसका जो प्रशिक्षण सबसे पहले हुआ था वो हुआ था जर्मनी में।
परिधि प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादक किसने किया था? मॉर्गन ए एडमसन इंग्लैंड ने, जेटी के पैट्रिक स्वीडन ने, हिल डेवी रस जर्मनी द्वारा, या फिर पी.जी. हंट इटली द्वारा? परिधि प्रशिक्षण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ये प्रतिपादित किया गया है आपका मॉर्गन और एडमंसन इंग्लैंड द्वारा। परिधि प्रशिक्षण विधि किस वर्ष अस्तित्व में आई? परिधि प्रशिक्षण विधि किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? 1951, 1953, 1955 या 1957? तो परिधि प्रशिक्षण विधि अस्तित्व में जब आई है वो आई है 1957। गरमाना रक्त का तापमान को बढ़ाता है, जिसके फलस्वरूप मांसपेशियां प्रदर्शन को बढ़ाती हैं, जिसका कथन है हिल, डेवरिस, ब्लूम या सेबेस्टियस? 64 का आंसर होगा आपका कौन सा? बी वाला, डेवरिस का। 65 वाला देखिए, 65 का है, जो व्यायाम सामान्यतः या स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ते उन्हें क्या कहते हैं? जो व्यायाम सामान्यतः या स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ते उन्हें क्या कहते हैं? साइटोनिक आइसोटोनिक व्यायाम, या आइसोमेट्रिक व्यायाम, आइसोकाइनेटिक व्यायाम, या मूलभूत व्यायाम? 65 का आंसर होगा आपका बी, आइसोमेट्रिक व्यायाम। जो व्यायाम सामान्यतः स्पष्ट रूप से दिखाई ना देते हों, नहीं देते, उन्हें आइसोमेट्रिक व्यायाम करते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ दीवार को ढकेल रहा है या भार लेकर के खड़ा हुआ है, तो ये सब व्यायाम जो होंगे वो आपके आइसोमेट्रिक व्यायाम में आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका जिस व्यायाम में सामान्यतः गतियाँ प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ती हैं उसे क्या कहते हैं? आइसोकाइनेटिक कहेंगे, आइसोमेट्रिक कहेंगे, आइसोटोनिक कहेंगे, या जर्मन व्यायाम कहेंगे? तो 66 का होगा सी, इसे आइसोटोनिक व्यायाम कहेंगे। आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक व्यायाम का मिश्रित रूप क्या है? आइसोकाइनेटिक व्यायाम, पेरिन व्यायाम, पेट्रिम व्यायाम, या सेबेस्टियन व्यायाम? तो इसे कहते हैं आइसोकाइनेटिक व्यायाम। इसमें दोनों मिले हुए हैं। आइसोकाइनेटिक व्यायाम की खोज किसने और कब की थी? 1961 जोफिनर क्ले, 1963 मॉर्गन एंड एडम्स, 1965 ओलिवर जॉन, 1968 में पेरिस ने? तो 68 का आंसर कौन सा होगा? 68 का है डी, 1968 पेरिन ने। 69 का देखिए, कौन सा आइसोमेट्रिक व्यायाम नहीं है? आइसोमेट्रिक कौन सा? दीवार को ढकेलना, भार लेकर खड़े रहना, एक ही स्थान पर दौड़ना, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें का होगा जो आपका 69 का होगा आपका सी, एक ही स्थान पर क्या है? दौड़ना। ये आपका आइसोमेट्रिक व्यायाम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, 70वां है आपका, कौन सा व्यायाम आइसोटोनिक नहीं है? आइसोटोनिक भार प्रशिक्षण, कूदना, एडिशन बॉल के साथ व्यायाम करना, दीवार को ढकेलना। तो ये दीवार को जो ढकेलना है ना, जिसमें कोई गति नहीं होगी, वो आइसोटोनिक होता है, मतलब आइसोटोनिक नहीं है। तो ये जो है ये आइसोमेट्रिक है। मतलब जिसमें आइसोटोनिक उसे कहेंगे जिसमें आप गति करेंगे, शरीर हिलेगा डुलेगा। लेकिन जिसमें हिलेगा डुलेगा नहीं, उसमें क्या है, जिसमें कोई गति ना दिखाई दे, वो होती है आइसोमेट्रिक। और आइसोमेट्रिक का ही ये उदाहरण है दीवार को ढकेलना। और इसमें पूछा गया था आइसोटोनिक नहीं है, तो आइसोटोनिक नहीं है दीवार को ढकेलना। किस प्रकार के व्यायामों को प्रयोग नाव खेना और तैरना या पानी के खेलों में किया जाता है? आइसोमेट्रिक व्यायाम, आइसोटोनिक व्यायाम, आइसोकाइनेटिक व्यायाम, या निरंतर प्रशिक्षण व्यायाम? तो 71 का आंसर होगा आपका सी, ये होता है आइसोकाइनेटिक व्यायाम। यानी किस प्रकार का व्यायाम होता है? ये नाव को खेना और तैरना, ये आपका दोनों से संबंधित है। इसमें दोनों मिश्रण होता है, इन दोनों का मिश्रण होता है आइसोकाइनेटिक में।
सहन क्षमता बढ़ाने की सबसे अच्छी प्रविधि कौन सी? सहन क्षमता बढ़ाने के लिए अंतराल प्रशिक्षण विधि, निरंतर प्रशिक्षण विधि, प्रदीप प्रशिक्षण विधि या तैरना। तो सहन क्षमता अगर बढ़ाएंगे तो अंतराल प्रशिक्षण विधि सही रहती है, 72 का होगा। निरंतर प्रशिक्षण पहला नहीं होगा, इसमें दूसरा होगा। क्या होगा? निरंतर प्रशिक्षण विधि होती है। क्रॉस कंट्री किस प्रशिक्षण की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है? क्रॉस कंट्री किस प्रशिक्षण की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है? अंतराल प्रशिक्षण की, निरंतर प्रशिक्षण की, पर्दी प्रशिक्षण की या फार्ट लेक प्रशिक्षण की? तो 73 का आंसर होगा बी इसमें, निरंतर प्रशिक्षण विधि की। 73 का कौन सा होगा? बी। अंतराल प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादक किसने किया था? बिकला ने किया, जेटो पैक ने किया, टोनी क्रूज ने किया या पावो नूरमी ने किया? तो 74 का आंसर होगा इसमें क्या है? बिकला द्वारा। ये बिकला द्वारा प्रतिपादित की गई थी अंतराल प्रशिक्षण विधि। अंतराल प्रशिक्षण विधि का सर्वप्रथम कब प्रयोग किया गया था? 1920, 1922, 1925 या 1927? तो 75 का आंसर होगा इसमें ए, 1920 में ये सबसे पहले प्रयोग में आई थी अंतराल प्रशिक्षण विधि। 76वां देखिए, कौन सा प्रशिक्षण विधि पुनः एवं पुनः शक्ति प्राप्ति, फिर प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति के सिद्धांत पर आधारित है? निरंतर प्रशिक्षण विधि, प्रदीप प्रशिक्षण विधि, अंतराल प्रशिक्षण विधि या फार्ट लेक प्रशिक्षण विधि? तो 76 का आंसर कौन सा होगा इसमें? 76 का आंसर होगा सी, अंतराल प्रशिक्षण विधि। ये देखिए, पुनः प्रशिक्षण विधि एवं पुनः शक्ति प्राप्ति और फिर पुनः से, यानी पुनः का मतलब है बार बार। तो इसमें अंतराल होगा, मतलब प्रशिक्षण किया, उसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए आराम कर लिया, फिर प्रशिक्षण किया। इस तरह से अंतराल प्रशिक्षण विधि होती है। 77 क्वेश्चन देखिए, फार्ट लेक प्रशिक्षण विधि है। फार्ट लेक प्रशिक्षण विधि क्या है? स्वीडन है, जर्मनी है, इंग्लैंड है या फिनलैंड है? किस देश की देन है फार्ट लेक प्रशिक्षण विधि की? तो ये है आपकी इंग्लैंड की देन। फार्ट लेक प्रशिक्षण विधि की देन जो है वो इंग्लैंड की है। लेजिम का भार कितना होता है? लेजिम का भार लगभग 1 किलोग्राम, लगभग 2 किलोग्राम, लगभग आधा किलोग्राम, लगभग 3 किलोग्राम। तो लेजिम का जो भार होगा वो होता है लगभग 1 किलोग्राम। लेजिम का भार कितना होता है? लगभग 1 किलोग्राम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लेजिम के हैंडल की लंबाई लगभग कितनी होती है? हैंडल की लंबाई पूछी गई है। 12 से 15 इंच, 15 से 18 इंच, 14 से 17 इंच, 16 से 19 इंच। तो हैंडल की अगर लंबाई पूछी जाएगी तो होगी 15 से 18 इंच। 80वां क्वेश्चन देखिए, लेजिम चेन के बीच कितनी लंबी छड़ लगी होती है? कितनी लंबी? 4 इंच, 3 इंच, 5 इंच या 7 इंच? तो लेजिम चेन के बीच में कितनी लंबी छड़ लगी होती है? तो वो होती है आपकी 5 इंच लंबी छड़ लगी हुई होती है उसमें। लेजिम की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं होती हैं? 12, 15, 8 या 10? तो लेजिम की अवस्थाएं होती हैं कितनी आपकी? 12 प्रकार की होती है ऐसे। 81 का आंसर होगा इसमें पहला। 82 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था लेजिम की नहीं है? पवित्र, चार आवाज़, पीछे छलांग या जानतिक? तो 82 का आंसर होगा डी, जानतिक इसमें नहीं है। ये तीनों जो हैं वो आपकी लेजिम की आवाज़ें हैं। अगला देखिए, 83 में डंबल अर्थ होता है। डंबल का अर्थ क्या है? 2 सिरा भार, हस्त व्यायाम यंत्र, भार या हस्त चलित यंत्र? तो 2 सिरे भार इसका अर्थ होता है डंबल का। 83 का आंसर होगा आपका पहला, क्योंकि डंबल हमेशा ऐसे बनेगा। ठीक है, ये डंबल होगा, दोनों साइड पे इसके भार होता है। डंबल का प्रयोग मुख्य रूप से आरंभ हुआ था। डंबल का प्रयोग मुख्य रूप से आरंभ हुआ था रूस में, भारत में, पश्चिमी देश में या पूर्वी देश में? तो 84 का आंसर होगा सी, ये पश्चिमी देशों में इसका प्रारंभ हुआ था पहले डंबल का। अगला क्वेश्चन देखिए, टिपरी का प्रयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है? टिपरी का प्रयोग मथुरा में या दक्षिणी भारत में, पूर्वी भारत में या पश्चिमी भारत में? टिपरी का प्रयोग जो किया जाता है वो किया जाता है आपका मथुरा और ब्रज में। 86 में देखिए, टिपरी किसकी बनी होती है? टिपरी किसकी बनी होती है? लोहे की, लकड़ी की, पीतल की या बाँस की? तो टिपरी किस चीज़ की बनी होती है? टिपरी बनी होती है आपकी बाँस की। टिपरी जो बनाई जाती है वो बनाई जाती है आपकी बाँस की। 87 में क्वेश्चन देखिए, टिपरी की लंबाई कितनी होती है? 15 से 18 इंच, 16 से 20 इंच,
18 से 22 इंच या 20 से 24 इंच। तो टिपरी की लंबाई होती है 15 से लेकर के 18 इंच लंबी होती है टिपरी की लंबाई। 88 में टिपरी के डंडे की मोटाई कितनी होती है? टिपरी के डंडे की मोटाई कितनी होती है? 18 से 23 मिमी होती है, 20 से 25 मिमी होती है, 27 से 28 मिमी होती है, 24 से 25 मिमी होती है। तो 88 का आंसर होगा आपका बी। टिपरी के डंडे की जो मोटाई होगी वो होती है 20 से लेकर के 25 मिमी। ठीक है, तो ये जो 50 क्वेश्चन थे वो पूरे हो गए आज की वीडियो के। ये आपके शारीरिक शिक्षा से संबंधित वीडियो। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो और पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।